अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ETS 202 का टॉपिक नंबर 22 से लेकर 25 तक कवर करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब चैप्टर नंबर 22 में बेसिकली बात ये की गई है द एथिक्स ऑफ वर्च्यू एंड द एथिक्स ऑफ द राइट एक्शन। अब यहाँ पे वर्च्यू जो है वो होता है किसी की गुडनेस, किसी की गुड क्वालिटी। सो यहाँ पे बेसिकली बात ये कर रहे हैं, हम चैप्टर में एक्सप्लोर ये करेंगे कि किस तरीके से कोई भी इंसान जो है वो एक अच्छा मोरालिटी के तौर पे एक अच्छा बंदा, एक अच्छा इंसान बन सकता है। फर्दर यहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो एथिक्स हैं वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसमें कुछ थ्योरीज, कुछ आपके फिलोसफर्स को डिस्कस किया गया, जैसे कि एरिस्टोटल हैं, सुकरात हैं, फिर प्लेटो है। इस किस्म के जो आपके कुछ फिलोसफर हैं। उसके अलावा कुछ आपकी एरा जैसे कि रेनेसांस है या फिर आपका मॉडर्न एरा है। इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेनली ये है कि जब भी हम लोग एथिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एथिक्स एक्चुअली है क्या। अब एथिक्स जो है उसको जब हम समझते हैं तो वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग को, हमारी एक मोरालिटी को, एक कॉन्सेप्ट को शेप आउट करता है। जस्ट लाइक कि जब भी आपके माइंड में वर्ड आता है एथिक्स तो आपको समझ आता है कि हाँ ये बात मोरालिटी से अटैच्ड है, इसमें हमने अपने आप को अच्छा दिखाना है, इसमें हमने हर चीज़ को देखना है, मतलब मॉरल वैल्यूज़ पे चलना है, मॉरल कोड्स को फॉलो करना है। दिस इज समथिंग जो एथिक्स के साथ अटैच होता है, मतलब कि एक ऐसा बिहेवियर जो कि आप मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करते हो, जिसमें आप खुद को अच्छा दिखाते हो। इसमें आपकी मोरालिटी भी आ सकती है, मॉरल स्टैंड्स भी आ सकते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं, मॉरल कोड्स भी आ सकते हैं। ओवरऑल ये हर एक चीज़ उसी के साथ ही अटैच्ड है। अब इसके बाद यहाँ पे बात की गई है एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल की एक बुक उसने लिखी थी, निकोमैन एथिक्स। उसमें उसने जिक्र ये किया कि जो बेसिकली उसने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द गुड मैन, कि गुड मैन है क्या, एक अच्छा इंसान कौन है या कैसा होता है। फिर उसने कहा, उसी बुक में उसने जवाब भी दिया कि इट्स अबाउट लिविंग ऑफ वर्च्यू शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। उसने सिंपल सी बात की कि एक गुड मैन, एक अच्छा इंसान वो है जो एक लाइफ अपनी गुजारे एक डिग्निटी के साथ, एक ग्रेस के साथ, एक वर्च्यू के साथ, मतलब एक बहुत ज़्यादा गुडनेस के साथ और राइटनेस के साथ, और साथ में जो है वो अपनी मॉरलिटी भी शो करे, हाई स्टैंडर्ड भी शो करे अपनी मॉरलिटी के। जस्ट लाइक कि अगर कोई मतलब कि उसके साथ कोई नेगेटिव काम भी हो रहा है तो उसको वो इन अ पॉजिटिव सेंस जो है उसको वो सॉर्ट आउट करे, ना कि उनसे बदला ले, रिवेंज ना ले, एक अच्छे तरीके से हर एक काम को सॉर्ट आउट करे, एक अच्छा जो है वो मॉरल कोड शो करे, एक स्टैंडर्ड शो करे मोरालिटी का। फिर उसने कहा कि जो है एथिक्स को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें जो हैं वो एक बंदे को, एक पर्सनालिटी को वर्चुअस बनाती हैं, मतलब बड़ा वो रिस्पेक्टफुल बनाती हैं, या फिर आप कह लें कि गुडनेस की जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर वो लेकर आती हैं जो एथिक्स है। अब यहाँ पे उसने कहा कि जो वर्चुअस हैं जैसे कि करेज है, सेल्फ कंट्रोल है, जनरेसिटी है, ट्रूथफुलनेस है, सारी जो चीज़ें हैं ये एक बंदे को बहुत ज़्यादा वर्चुअस बनाती हैं। फर्दर जो है दूसरे जो फिलोसोफर थे जैसे कि सुकरात और प्लेटो थे, उन्होंने भी फोकस किया था वर्चुअस पे। अब उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ एंड ट्रेड्स हैं जो एक बंदे को गुड बनाती हैं। सो क्रिश्चियनिटी के अंदर ही कुछ आइडियाज़ आए, जैसे कि जो था वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि लाइक सीइंग एज अ गॉड एज अ लॉ गिवर, के गॉड को एज अ लॉ गिवर के तौर पर समझा जाए, लिंकिंग गुडनेस टू द फॉलोइंग डिवाइन कमांडमेंट्स, मतलब कि जो गुडनेस है वो भी कमांडमेंट में से, जो कि आपकी 10 या आई थिंक 12 कमांडमेंट्स थी, उसमें से ही ये एक कमांडमेंट में गुडनेस को भी रखा गया। उसके बाद यहाँ बात की गई कि जो ग्रीक बिलव्ड है, जो ग्रीक्स हैं वो बिलीव करते थे इस बात पे कि जो वर्चुअस है वो भी आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक रीज़न है आपकी लाइफ का। बल्कि जो यहाँ पे आपने जो थे एसटी ऑगस्टाइन थे, उन्होंने कहा कि जो मॉरल गुडनेस है वो थॉट्स के साथ आती है, जिसमें आप गॉड की विल को फॉलो करते हो। और उसके अलावा जो मेडिवल थिंकर्स थे, मतलब जो डार्क एजेस, जो बहुत पुराने ज़माने के लोग थे, वो इसमें इंक्लूड करते थे कि वर्चुअस होता है फेथ
होता है, उसमें होप आती है, और चैरिटी को एज अ सेंट्रल वो इसमें पॉइंट में रखते थे। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था वर्च्यू की डेफिनेशंस, मतलब वर्च्यू के फैक्टर्स तो चेंज होते रहे, बट उसकी डेफिनेशन एक ही रही कि डेफिनेशन सिंपल सी है कि एक इंसान अच्छा कैसे बन सकता है, बट जो उसके फैक्टर्स थे, जो उसके कंपोनेंट्स थे, वो चेंज होते रहे। जैसे एरिस्टोटल ने करेज को कहा, सेल्फ इंडिपेंडेंस को कहा, इसी तरीके से आगे जो लोग आए, जिनसे पहले के लोग थे, किसी ने कहा कि जो गॉड की मतलब रिफ्लेक्शंस हैं, उनकी कमांडमेंट्स को फॉलो करना वर्च्यू है। फिर एस्टे ऑगस्टिन्स ने कहा कि नहीं, जो गुडनेस को और गॉड विल को फॉलो करना, मॉरल गुडनेस को फॉलो करना है वो है। और जो मिडीवल पीरियड में था, उन्होंने कहा कि जी फेथ और होप और चैरिटी जो है वो इंक्लूड होती है। ओवरऑल सब चीज़ें चलती रही इसी के साथ। उसके बाद फर्दर यहाँ पे कुछ जो था रेनेसांस का टाइम, मतलब जो रेनेसांस के बाद, अब रेनेसांस बेसिकली एक वर्ड है जो कि रीबर्थ को शो करता है, मतलब किसी भी चीज़ की रीबर्थ। जैसे कि आपकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रीबर्थ का सिनेरियो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, मतलब ये जब सारा वो चर्च का इशू था उसके बाद से। सो यहाँ पे बात की गई कि जो मॉरल फिलोसफी है उसको रेनेसांस के बाद जो मॉरल फिलोसफी थी वो एक ह्यूमन रीजनिंग बन गई थी, देन डिवाइन लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर जो मॉडर्न फिलोसफर्स थे उन्होंने शिफ्ट ली, जैसे कि अब उन्होंने यहाँ पे बात की, पहले वो ये बात कहते थे व्हाट मेक्स अ पर्सन गुड, फिर उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। मतलब कि पहले से ये था कि क्या चीज़ इंसान को अच्छा बना सकती है, बट अब फिर उन्होंने इस पे क्वेश्चनिंग की कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को करनी चाहिए, कौन सी सही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आ गई है आपकी कुछ थ्योरीज की जो कि डेवलप की गई हैं बाय द मॉडर्न फिलोसफर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया गया एथिकल ईगोइज्म को। अब इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन जो है वो बेस्ट करता है दूसरों के लिए, जस्ट लाइक ईच पर्सन शुड डू व्हाट बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, मतलब हर किसी के लिए जो बेस्ट काम है वो अपने लिए खुद करते हैं। ईगो लाइक आपके लिए जो चीज़ पर्सनली जो अटैच्ड है वो। उसके बाद बारी आती है आपकी टेररिज्म की, जिसमें आपने ये बात की कि कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोगों को खुश कर सकती हैं और कम लोगों को मतलब जो है वो सफरिंग उसमें करनी पड़े। जैसे कि वो ब्रिज की एग्जांपल मैंने दी थी आप लोगों को। सो इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट ये भी है, डू व्हाट मेक द मोस्ट पीपल हैप्पी। उसके बाद कांट्स थ्योरी आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉलो करना चाहिए आपको रूल। अब रूल वो कोई भी हो सकता है, आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने, बस आपने उसको फॉलो करना है। लास्ट पे बात की गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे जो एग्रीड रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे बाय द रैशनल पीपल, और वो सारे जो रूल्स हैं वो बेनिफिट देंगे ओवरऑल पॉपुलैरिटी को। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया शुड वी रिटर्न टू एथिक्स और वर्च्यू। सो यहाँ पे भी ये बात हो रही है कि कुछ फिलोसफर्स ने आर्ग्यू कहते हैं कि जो मॉडर्न मॉरल फिलोसफी है उसमें काफ़ी फ्लॉड है। उसके बाद यहाँ पे एक बंदी थी एलिजबेथ एन स्कॉम, जिन्होंने 1958 में ये सजेस्ट किया था कि जो एरिस्टोटल है उनको चाहिए कि वह वर्च्यू एथिक्स की तरफ वापस आ जाए। फर्दर ये हुआ कि उन्होंने फर्दर ये कहा कि जो मॉडर्न एथिक्स थे उन्होंने वो बेसिकली जो एरिस्टोटल का था, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम उनके ही एथिक्स को दोबारा से फॉलो करना स्टार्ट कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न एथिक्स है वो फोकस करता है रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, बल्कि वो लॉ गिवर पे फोकस नहीं करता, और वो जो है वो सिर्फ जो है वो उस पर वर्च्यूज पे फोकस कर रहा है, वो और किसी चीज़ को नहीं देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्च्यू की थ्योरी शो की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें उन्होंने कहा कि एक थ्योरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वर्च्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनिंग व्हाट इज वर्च्यू, सेकंड पे आपकी लिस्टिंग करना है वर्च्यूज को, थर्ड पे डिस्क्राइब करना है उन्हें, उसके बाद है एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर गुड, फिर उनको एक्सप्लेन भी करना है कि वो वर्च्यूज क्यों गुड है, और लास्ट पे आप डिस्कस करेंगे इसमें कि डिस्कसिंग इफ वर्च्यू आर द सेम फॉर एवरीवन, की जो गुडनेस है ये हर किसी के लिए सेम है भी या नहीं। सो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज वर्च्यू। सो दिस इज समथिंग कि वो कह रहे हैं कि इट्स अ गुड करेक्टर, मतलब कि एक ऐसा गुड करेक्टर जिसमें सारे ऐसे ट्रेट्स हो जिसके हैबिचुअल एक्शन जो एग्जाम्पल के तौर पे उसमें बेनेवलेंस हो, कंपैशन हो, करेज हो, ऑनेस्टी हो, लॉयल्टी हो।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया, व्हाई आर दीज वर्च्यूज इंपॉर्टेंट, कि इंपॉर्टेंट क्यों है? सो वर्च्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एक बंदे की लाइफ को किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है। जैसे कि एरिस्टोटल का बिलीव था कि बीइंग वर्चुअस, अगर आप वर्चुअस बन जाते हो तो आपकी लाइफ बड़ी कामयाब और बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। लास्ट पे उन्होंने डिस्कस किया यहाँ पे, सॉरी सेकंड लास्ट ही है, इट्स आर वर्च्यूज द सेम फॉर एवरीवन, सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि वर्च्यूज जो है वो डिफर कर सकते हैं अमंग द पीपल्स एंड कल्चर, बट वर्च्यू होते फिर भी सेम ही है, लाइक करेज, ऑनेस्टी, जो कि हर किसी के लिए मेन ज़रूरत है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 23। सो दिस इज अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअस एथिक्स। अब यहाँ पे डिस्कस ये हो रहा है कि किस तरीके से जो वर्चुअ एथिक्स है उसके एडवांटेजेस भी हैं। अब मोस्टली जो एथिकल थ्योरीज हैं वो फोकस करती हैं ड्यूटीज़ पे, जिन्हें आप डीओंटोलॉजिकल भी कहते हो, या कुछ एक्शंस पे वो है वो फोकस करती हैं। सो इट इज़ योर टेलियोजिकल। हाउएवर जो ये आपकी ओवरऑल जो थर्ड ट्रेडिशन है, उसके बाद एक थर्ड ट्रेडिशन भी आता है जिसको आप वर्चू एथिक्स कहते हो, जो कि आपको प्लेटो और जो अरिस्टोटल है उनके आइडियाज़ के साथ भी एसोसिएट कर सकता है। अब ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये सपोर्ट किया गया था बाय सम स्कॉलर्स या बाय सम लाइक यू नो मूवमेंट्स, जैसे कि अब इसमें एपिक्यूरियंस है, सोटिक्स है, और फिर अर्ली क्रिश्चियंस भी आते हैं इसमें। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्चू एथिक्स पर फोकस किया रैदर देन के वो एक्शंस और ड्यूटीज़ पर फोकस करते। और एथिक्स पे फोकस उन्होंने कैसे किया कि करेक्टर के पर्सन के ऊपर, सॉरी एक पर्सन के करेक्टर के ऊपर। अब फर्दर यहाँ पर जो डिस्कस किया गया वो इस बारे में कि जो एथिक्स हैं वो किसके बारे में है। जो एथिक्स, जो एथिक्स बेसिकली इज अबाउट बीइंग, मतलब एक बंदे के बारे में रैदर देन डूइंग। अब इसका बेसिकली एम ये था कि ये एक एक्सेलेंट लोगों को क्रिएट करे जो कि आउट ऑफ नेचुरल गुडनेस एक्ट करें और उनके जो मॉडल एग्जांपल्स बड़ी अच्छी हों। मतलब वर्चू एथिक्स का एम ये था कि बड़े ही रोल मॉडल टाइप के जो लोग हैं उनको प्रेजेंट करना, उनको बनाना। अब ये जो अप्रोच है ये बाद में पॉपुलर हो गई थी बिकॉज लोगों ने इससे डिससेटिस्फैक्शन शुरू कर दी थी विद द रूल बेस्ड एथिक्स। और उसके बाद जो था फिलोसोफर, जैसे कि आपकी एलिजबेथ आंस्कॉम्ब है, उसके बाद आपकी अलास्डियर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि जो वर्चू एथिक्स हैं वो सुपीरियर हैं बट उनको भी रिविजिट करना चाहिए। मतलब उन्होंने इसमें कुछ क्रिटिसिज्म दिया और कुछ कहा कि नहीं इसको रिविजिट करो, ये ओवरऑल भी सब चीज़ें ठीक हैं बट इसमें कोई मतलब कि जो है वो चेंजेस आने ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ जो थे वो क्रिटिसिज्म दिए रूल ऑफ गवर्नेंस एथिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा इसमें लेक ऑफ मोटिवेशन है। सेकेंडली उन्होंने बात की कि आउटडेटेड थियोलॉजिकल लीगल मॉडल्स हैं। थर्ड पे उन्होंने यहाँ पे कहा कि इसमें जो है स्पिरिचुअल साइड ऑफ मोरालिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और लास्ट पे उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को ओवर एम्फसाइज कर रही है और उसके अलावा जो कॉमनल एस्पेक्ट ऑफ मोरालिटी है उसको वो टोटली यहाँ पे निगलेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात की गई मॉरल मोटिवेशन के बारे में। सो मॉरल मोटिवेशन में जो था वो वर्चुअल एथिक्स जो है वो एक नेचुरल अकाउंट ऑफ मॉरल मोटिवेशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो अगर आप एक पेशेंट को विजिट करने गए हो बट आप इस तरीके से उस जगह पे गए हो कि आप अपनी जॉब पे भी हो और आपने वहाँ से लीव नहीं ली एंड यू जस्ट गो टू दैट पर्सन फॉर विजिटिंग हर और हिम वट एवर इट इज़। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे अपने मॉरल वैल्यूज़ को जो था वो उसको आपने लेट डाउन कर दिया और फिर उसमें आपके जो एक्शंस थे वो मोटिवेटेड थे बिकॉज आपकी वो फ्रेंडशिप थी या लव वंस था, वो जो भी बंदा था उससे आपको मिलाना लाजमी था। तो इसलिए आपकी जो मॉरल मोटिवेशन थी वो आपको मतलब उधर से मिली कि नहीं मुझे उसके पास जाना चाहिए, और यहाँ पे जो आप अपनी जॉब को था वो लेट डाउन कर दिया इसी वजह से। अब ये जो रूल बेस्ड एथिक्स हैं ये फोकस करते हैं कि एक्शन जो है वो सिर्फ राइट हो। अब यहाँ पे वो एक्शन राइट तो कंसीडर नहीं हो रहा और इसमें जो है वो एस्पेक्ट्स ऑफ मॉरल लाइफ को कैप्चर किया इस तरीके से कि
ओवरऑल जो है आपने सिर्फ मॉरलिटी को ही फॉलो करना है। सो जॉब को छोड़ के किसी का पता लेने जाना या किसी को मतलब विजिट करना, इट्स नॉट अ गुड एथिक्स। अब ये जो थ्योरी थी इसको एम्फेसाइज किया गया कि इसमें पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि इसमें फ्रेंडशिप होनी चाहिए और लॉयल्टी की भी ज़रूरत होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ बात की गई इम्पार्शलिटी एंड मॉरल रिलेशनशिप्स। इसमें ये हुआ कि जो मॉडर्न एथिक्स थे उन्होंने एम्फेसाइज किया इम्पार्शलिटी को, जिसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट थे उनको इक्वली ट्रीट किया। लाइक इंटरेस्ट इज लाइक जो बेनिफिट्स हैं सब लोगों के उनको इक्वली ट्रीट किया गया यहाँ पे। और फर्दर ये कि जो रिलेशनशिप्स हैं विद योर फैमिली और फ्रेंड्स वो भी एक चैलेंज बन गया था नोशन के लिए ड्यू टू दिस ऑल theories and these all scenarios। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक माँ जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो क्लियर एग्जाम्पल है पार्शलिटी की, क्योंकि वो वहाँ पे क्रूशियल भी होती है और वो एक मॉरल गुड लाइफ भी स्पेंड कर रहे होते हैं। जो वर्चू एथिक्स हैं वो यहाँ पे पार्शल भी हो सकते हैं, इम्पार्शल भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी नेचर और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है। जाहिर सी बात है कि एक मदर को पता है कि उसके बच्चों के साथ उसने किस बच्चे से कैसे डील करना है और किस बच्चे से कैसे नहीं डील करना। तो यहाँ पे पार्शलिटी भी आती है और यहाँ पे इम्पार्शलिटी भी आती है। उसके बाद यहाँ बात की गई इनकम्प्लीटनेस ऑफ वर्च्यू के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि इसमें उन्होंने कहा कि जो वर्च्यूज हैं वो बेसिकली हाईलाइट तो कर रहे हैं मॉरल कैरेक्टर्स को, बट साथ ही वो इनकम्प्लीट भी है बिकॉज वो स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे कि अब उन्होंने यहाँ पे बताया कि कंबाइन, जैसे कि उन्होंने कहा कि जब आप राइट एक्शंस को कंबाइन करते हो वर्चुअस के साथ तो वो एक बैलेंस अप्रोच को भी हम इसमें ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ये बात की कि फिर उन्होंने कहा कि कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हैं जिन्होंने रेडिकल वर्चुअस के एथिक्स को भी प्रेजेंट किया है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स एक कंप्लीट सिस्टम है, बट उसमें भी स्ट्रगल करनी पड़ी है विद द प्रैक्टिकल मॉरल डिलेमास, और उसके अलावा उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक फेस करने पड़े हैं। ओवरऑल जो इसमें बात की गई वो ये कि जो वर्चू एथिक्स है वो एक पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल थ्योरी का। इसमें प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूड है, कैरेक्टर क्वालिटीज़ भी इंक्लूड है, और ये एक सोसाइटी को एक ब्लेंड बना के दे रहा है जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो एक हैप्पी लाइफ भी लीड अप कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को फुलफिल आउट भी कर सकते हैं, सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। बट साथ ही उन्होंने इस चीज़ को भी देखना है कि वो जो सब कुछ कर रहे हैं उनके जितने भी काम हैं वो सारे वर्चुअसली करेक्ट हों और राइट एक्शंस वो परफॉर्म करें, और उनका जो करेक्टर है उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी एक वर्चुअस पर्सनालिटी को शो करे। चैप्टर नंबर 24 को डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे अब फर्दर बात की गई है बिजनेस एथिक्स के बारे में। अब इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू टॉपिक। सो अब बिजनेस में अगर देखें एथिक्स को तो बिजनेस इन्वॉल्व होता है आपका, जिसमें आप प्रोड्यूस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो और गुड चीज़ों को, जो आपके गुड एंड सर्विसेज हैं उनको सेल आउट करते हो। और इसका एम बेसिकली होता है कि वो बायर को बेनिफिट दे और जिससे जो है वो सेलर जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। ओवरऑल जो है बिजनेस आप इसी चीज़ को कहते हो। अब बिजनेस एथिक्स में जाहिर सी बात है कुछ रूल्स कुछ मोरालिटी इसको भी फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात की गई राइट एंड ऑब्लिगेशंस इन बिजनेस। अब यहाँ पे जो बात की गई राइट इज समथिंग जिसमें वो लोग इन्वॉल्व हों जो कि इंटाइटल्ड हों बाय द लॉ, जो कि लॉ के साथ एसोसिएट हों, जुड़े हुए हों, जो लॉ को मानते हो, मोरालिटी को मानते हो और ट्रेडिशन को मानते हो। और ऑब्लिगेशंस में वो ड्यूटीज़ आती हैं जो कि आपके जो लोग राइट परफॉर्म करवाने के लिए उन ड्यूटीज़ को पूरा करवाते हैं। अब यहाँ पे पहले डिस्कस किया गया राइट्स इन बिजनेस, तो इसमें कुछ राइट्स बताए गए। फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो राइट टू लाइफ है इसमें। उसके बाद सेकंड पे जो फर्स्ट पूरी हमारी लाइन है उसको डिस्कस कर रही हूँ मैं। इसमें आपके पास राइट टू लाइफ होना चाहिए, जस्टिस, ऑनेस्टी, ट्रुथ टेलिंग होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। सेकंड पे बात करें तो प्रोटेक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स होना चाहिए। जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर्स, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपके एम्प्लॉयर्स भी प्रोटेक्टेड रहे, एम्प्लॉयज़ भी और कंज्यूमर्स भी। थर्ड पे जो है आपके पास एक फेयर एक्सेस हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
क्वालिटी की तरफ। फोर्थ पे एक फेयर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो आपका। उसके बाद जो है फिफ्थ पे अगर डिस्कस करें तो फिफ्थ पे आपके पास राइट टू स्टार्ट अ बिजनेस होना चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी ऑन कर सको, एम्प्लॉय भी है, कोई भी एम्प्लॉय जिससे प्रॉफिट भी ले सकता है, मतलब अच्छे काम करके, नॉट लाइक कि ऐसे ही प्रॉफिट ले ले। और सिक्स्थ पे ये कि आपके जो काम है, आपकी जो बिजनेस डीलिंग है उसमें फेयरनेस भी हो, ऑनेस्टी भी हो। सेवन्थ पे ये कि आपके एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए, ये ना हो कि बस काम करवा रहे हैं बट किसी किस्म की प्रोडक्शन सिक्योरिटी उनको नहीं दी जा रही। और लास्ट पे ये कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट भी करना चाहिए और कंज्यूमर जो हैं उनको भी अपनी प्रोडक्ट की चॉइस वहाँ पे उनको देखना चाहिए कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ उनके लिए राइट और क्या रॉन्ग है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू बिजनेस के बारे में, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एग्जैक्टली वो ये बात, बी जस्ट एंड फेयर इन द डीलिंग्स। उसके बाद ऑनर एग्रीमेंट हो और कॉन्ट्रैक्ट हो आपका सिंसियरली। और जो आपकी फोर्थ पे है उसमें आप जो आपके डेबिट्स हैं, जो आपके क्रेडिट मतलब जो अमाउंट जो डिपॉजिट करवा रहे हैं वो भी फेयरली आप डिपॉजिट करवाओ। और एक फिफ्थ पे है कि क्रिएट एक वर्क प्लेस ऐसी बनाओ जो कि बहुत ज़्यादा सेफ हो और लाइक उसमें कोई भी मतलब ख़तरा ना हो कि किसी की जान वहाँ पर जा सके। और यहाँ पे परफॉर्म वर्क ऑन वेजेस पेड। उसके बाद बी लॉयल विद द एथिकल लिमिट्स। अब बात की गई है यहाँ पे डिफाइनिंग बिजनेस एथिक्स के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि जिसमें आपने डिस्कस ये करना है कि पहले हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या, अब हमने देखना है कि बिजनेस एथिक्स क्या। तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली कहते हैं एथिकल रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल जो कि आप बिजनेस में फॉलो करते हो, जो कि आपके मॉरल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं और कुछ आपकी स्पेशल ड्यूटीज होती है एज अ बिजनेस पीपल्स, सो उनको भी एड्रेस करते हैं और उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अब यहाँ पे 5 व्यूज ऑन बिजनेस एथिक्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है बिजनेस इन बिजनेस। अब इसका मेन फोकस ये होता है प्रॉफिट पे, सेल्स पे, मार्केट शेयर्स पे। और यहाँ पे वो मिनिमल जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि रूथलेस प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि फायरिंग एक्स्ट्रा स्टाफ, जो एक्स्ट्रा स्टाफ होता है उन्हें फायर कर दिया जाता है। सो दिस इज समथिंग रूड थिंग। और एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इसमें नो सेक्सुअल हरासमेंट और नेपोटिज्म भी मतलब कि आता है बिजनेस इन बिजनेस में। सेकंड पे बात की गई है, सेकंड जो इसका टाइप है उसमें है कि एक्ट कॉन्सेंटली विद लॉ। अब इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें आपको एक लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना चाहिए बट एट मिनिमम। और इसमें क्रिटिसिज्म ये आया कि जो बिजनेस है वो शुड भी कैसे कंसीडर करना चाहिए कि वो सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर साथ चला, उनको कंसीडर करा। ये ना हो कि वो सोशल और इन्वायरमेंटल चीज़ों को छोड़ के बस प्रॉफिट बनाने में लग गए। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। थर्ड पे बात की गई इन्होंने गुड एथिक्स मीन्स गुड बिजनेस। अब यहाँ पे एथिकल बिहेवियर जो है वो आपकी कामयाबी को लीड अप करता है। और इसमें डिलेमा ये आया कि जो मैनेजर्स हैं उनको भी चूज़ करना चाहिए बिटवीन प्रॉफिट एंड एथिक्स के। प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए कि उन्हें एथिक्स को भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का भी इशू आ जाता है। फोर्थ में बात की गई यहाँ पे कन्वेंशनल मोरालिटी के बारे में। सो इसमें बेसिकली वो फोकस इस पे करते हैं कि सोसाइटल मॉरल स्टैंडर्ड पे फोकस किया जाता है, उनको फॉलो करते हैं। बट इस पर क्रिटिसिज्म ये आया कि ये कन्वेंशनल जो मोरालिटी है समटाइम्स इसमें फ्लो भी आए, इसमें एरर भी आ सकते हैं। यूनिवर्सल मोरालिटी है लास्ट पर। तो इसमें जो है आप मेंटेन करते हो सम एथिकल स्टैंडर्ड्स एज इन प्राइवेट लाइफ। और इसका जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब वो हर किसी सिचुएशन में अप्लाई करने ही होते हैं एट एनी कॉस्ट और एट एनी कॉन्सिक्वेंसेज। उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हैं बट आपने जो यूनिवर्सल लॉज और जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। This is something that we'll discuss in that chapter. Now let's move on to chapter number 25. So this is something अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब बेसिकली बिजनेस एथिक्स में जाहिर सी बात है कोई क्वालिटीज़ भी होंगी, कोई नेचर भी होगी कि किस तरीके से जो बिजनेस एथिक्स है वो परफॉर्म आउट होती है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें इसके दो एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है, एक है स्पेसिफिक सिचुएशन और एक है बिहेवियर प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करें तो एथिकल इश्यूज जो कि अराइज होते हैं ऐसे एरियाज में जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, अकाउंटिंग है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स है या एनवायरमेंटल इश्यूज है, उनमें ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं। सेकेंडली बात की बिहेवियर प्रिंसिपल्स की, तो इसमें हम फॉलो करते हैं पर्टिकुलरली एथिकल थ्योरीज को जो कि आपके बिहेवियर को गाइड करता है। फर्दर अब यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स इन प्रैक्टिस। तो हिस्टोरिकली अगर इसको देखें तो बिजनेस जो है वो फॉलो कर रहा है ऐसे प्रिंसिपल्स को जो कि कैविट इम्पिटर है, मतलब कि इसका मतलब ये लेट द बायर बी अवेयर, कि मतलब जो बायर है उसको पता हो कि आप क्या चीज़ कैसे बेच रहे हो हिस्टोरिकली। अब इसका मीनिंग ये है कि बायर को इंश्योर हो कि क्वालिटी ऑफ जो गुड है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ पे जो वेंडर्स हैं उनके पास लीगल राइट है उसको सेल करने का, मॉरल ऑब्लिगेशंस को इसमें मिस्टेक आप ना देखें। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर बात की कि लॉ एज अ गाइड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ एज अ सोर्स फॉर अ फेयर डील। अब इसमें क्या हुआ कि वाइल जो था एक लॉ प्रोवाइड करता है एक बेस लाइन फॉर फेयरनेस, और ये बट ये इनफ नहीं होती आपकी ये सारे मॉरल डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए बिजनेस के अंदर। जाहिर सी बात है कि वो आपको एक गाइडेंस तो प्रोवाइड कर रहा है, एक फेयर चीज़ें तो प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर भी कुछ मॉरल इश्यूज ऐसे आ सकते हैं कि जिसकी वजह से वो इनफ नहीं है। जैसे कि कुछ इशू है इसमें अगर देखें तो एनिमल टेस्टिंग है, फर सेल है, और ऑपरेसिव रिगाइम को इन्वेस्टिगेट करना, या लैक क्लियर पब्लिक एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, लीगल गाइडेंस आ जाती है, सब चीज़ें जो है थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब मॉरल डिलेमास की बात की गई फर्दर बिजनेस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जा रही है यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं शुड एनिमल्स बी यूज फॉर टेस्टिंग, एनिमल्स को क्या हमें टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहिए या नहीं। जैसे कि अगर हमने कोई मेडिसिन बनाई है तो हम उस मेडिसिन को किसी एनिमल को खिलाएंगे तो ठीक है या नहीं। तो दिस इज समथिंग कि जो एनिमल्स के लिए तो अनसेफ है, बट वो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, तो ये मॉरल डिलेमा में आता है कि आप इसको मॉरलिटी के तौर पे ऑन द पैरामीटर्स ऑफ मॉरलिटी ये बात ठीक है भी या नहीं। वर्क प्लेस सेफ्टी जो है इसके लिए भी शुड अ वर्कर रिपोर्ट अनसेफ प्रैक्टिसेस, मतलब कि आप पहले इस जगह बनाओ फिर किसी वर्कर से कहो कि भाई आप रिपोर्ट करो कि ये अनसेफ नहीं है तो हम इसको ज़्यादा अच्छा करेंगे। सो ये भी आता है कि इसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हायरिंग डिसीजन देखें तो अब यहाँ पे शुड अ मैनेजर हायर अ फ्रेंड सन, मतलब कि यहाँ पे भी मसला आ गया कि एक मैनेजर जो है वो अपने किसी फेवरेटिज्म में से बंदे को ले सकता है, उसको हायर करने के लिए नहीं। और लास्ट पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया एथिकल इन्वेस्टिगेशन को। सो यहाँ पे बात की गई शुड वन इन्वेस्ट इन अ कंपनी विद द बैड पॉलिटिकल रिकॉर्ड, कि क्या कोई ऐसा बंदा भी कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है जिसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बैड हो। सो ये भी मॉरल एथिक्स में आता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बात की गई द एथिकल थ्योरी। सो अब एथिकल थ्योरी बेसिकली है क्या, दिस इज समथिंग अबाउट कि एथिकल थ्योरी जो है वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि सर्टेन एक्शंस जो है वो राइट हैं या रॉन्ग है, और ये ऑफर करती है एक रैशनल कंसिस्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब फर्दर यहाँ पे अब एक केस की बात की गई है, स्पाइसमैन केस ऑफ बार्बरी। अब यहाँ पे बेसिक बात ये की गई है, इसका जो ओवरऑल समरी है वो इतनी सी कि एजुकेशनल चैरिटी है जिसको एक ब्राइब की ज़रूरत है, वो एक ब्राइब ऑफर कर रहे हैं प्लानिंग परमिशन के लिए। ब्राइब कहता है रिश्वत लेने को। ओवरऑल जो यहाँ पे डिस्कस किया गया मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ। अब इसमें सीन ये है कि एक एजुकेशनल चैरिटी है जो कि अपना एक ऑफिस बनाना चाह रही है एक सिटी के अंदर, बट वहाँ पे उन्होंने जिस आर्किटेक्ट को जो है वो उन्होंने हायर किया है उसके उन्होंने परमिशन लेनी है। सो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि विदाउट एनी बार्बरी, मतलब विदाउट एनी रिश्वत हम जो है वो इस काम को प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो क्या उन्हें रिश्वत देनी चाहिए या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग ये 5 रिस्पॉन्स आए हैं, और ये 5 जो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्स यहाँ पर डिस्कस किया गया वो है सब्जेक्टिविज्म।
तो सब्जेक्टिविज्म में क्या हुआ कि इसमें जो है ये इंडिविजुअल की डिसाइड पे बेस करता है कि आया वो जो है वो रिश्वत लेना चाहता है या नहीं, या मतलब वो क्या करना चाहता है। सेकंड पे बात की गई कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे जो है था बार्बरी को एक कॉमन, कुछ कल्चर्स में बार्बरी को कॉमन और कॉमन लिया जाता है कि हाँ इट्स नॉट अ बिग डील, हम ऐसे कर सकते हैं, वो भी आपके कल्चर पे फिर बेस करता है। सेकेंड रिस्पॉन्स ये है। थर्ड पे बात की गई नॉन कॉन्सिक्वेंटलिज्म। अब इसमें कॉन्सिक्वेंटलिज्म लाइक इसमें जो बार्बरी है वो हर दफ़ा गलत नहीं होती रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे बात ये करें कि अगर आप रिश्वत ले लेते हो और अगर उसके कोई आउटकम्स बुरे नहीं आते तो फिर वो गलत नहीं है। उसके बाद आगे आपके पास कॉन्सिक्वेंटलिज्म। अब इसमें भी यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं फोर्थ रिस्पॉन्स में कि किस तरीके से अगर इफ़ इट हेल्प्स ह्यूमन वेलफेयर इट माइट बी जस्टिफाइड, कि अगर वो आपके ह्यूमन वेलफेयर को, आपकी मतलब एक चैरिटी को सपोर्ट कर रही है तो फिर ये गलत नहीं है। और लास्ट पे डिस्कस किया गया नेचुरल लॉ एंड एथिक्स ऑफ राइट्स। तो बार्बरी को यहाँ पे गलत कहा गया है बिकॉज ऑफिशियली वी हैव नो राइट, जिसमें हम चैरिटी मनी को जो है एज एन बार्बरी यूज़ करें या इस किस्म के जो सीन्स हैं वो हम क्रिएट करें। सो ओवरऑल दिस इज डिस्कस इन दिस चैप्टर्स के 5 रिस्पॉन्स हैं, और अगर इन 5 रिस्पॉन्सेस के बारे में आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ये 5 चीज़ें आएगी। जो सब्जेक्टिविज्म है वो डील करता है इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस के ऊपर, पर्सनली वो अटैच्ड है। कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो इस बात पे है कि आपका कल्चर क्या चीज़ें सही कहता है। नॉन कॉन्सेक्टिवलिज्म में ये आएगा कि अगर उसके आउटकम्स बुरे नहीं आ रहे, आप उनको कैटर नहीं कर रहे, तो आपके लिए फिर वो गलत नहीं हो सकती या फिर वो गलत हो भी सकती है। आपके कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे ये बात की गई कि अगर उसके जो आउटकम्स हैं वो अच्छे हैं तो यू कैन डू इट। और नेचुरल लॉ थ्योरी में तो यही है कि आप इसको कर ही नहीं सकते बिकॉज जो रिश्वत देना है वो बहुत ज़्यादा बुरी हरकत है। तो उसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक